व्हाट्सअप गाइस, एक और बढ़िया मजेदार तड़कती भड़कती थग लाइफ आए हैं सुधांशु त्रिवेदी सर की। तो न्यू है, लेटेस्ट बातें होने वाली हैं और मजाक के अंदाज तो रहता है, लेकिन उनकी जो बातें होती हैं फैक्ट से भरपूर होती हैं। तो करते हैं साथ में एंजॉय। उर्जुमड़ को इंग्लिश में चैनल पर नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक। 1 2 3 गो। अच्छी तरह सुनिए, बिल्कुल धमाका है ये धमाका है। आम आदमी पार्टी की बाजार डाली। आम आदमी पार्टी से पे लोगों का विश्वास है। ये विश्वास इसलिए है कि जो मॉडल ऑफ गवर्नेंस दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने दिया, जो पंजाब में आम आदमी पार्टी दे रही है, अब लोगों की उम्मीदें बढ़ गई हैं। तो गुजरात में भी लोग ये कह रहे हैं कि हमें भी उसी तरह की शिक्षा मिलना चाहिए जो दिल्ली के लोगों को मिल रहा है कि जो हम कहते हैं वो करते हैं। हाँ, देखिए, ये कह रहे हैं कि दिल्ली के मॉडल पर जनता को विश्वास है। अरे, भारत की राजनीति में विश्वास के संकट का सबसे बड़ा प्रतीक आम आदमी पार्टी है। मैं याद दिलाना चाहता हूं, इनका तो दिल्ली का मॉडल ये है, जब हम लोग युवावस्था में थे और लालू यादव जी जेल गए थे तो उनसे पूछा गया तो अभी तक आप राज कर रहे थे, अब कैसे करेंगे? तो उन्होंने कहा था हम जलवे से राज करेंगे। तो लोगों ने मजाक में पूछा क्या जेल से? कहा नहीं, मतलब जलवे से करेंगे। और ये बातें आती थी कि वो इनडायरेक्टली जेल से राज कर रहे थे। ये तो इस पार्टी ने नया मॉडल दिया कि 5 महीने से कि इनके मंत्री बाकायदा जेल से राज कर रहे हैं। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, जलवे से राज कर रहे हैं। और ये वो पार्टी है जिसने आकर ये कहा था कि आरोप लगते ही इस्तीफा देना चाहिए, जांच बाद में होनी चाहिए। और जो एक माहौल बनाया जाता था कि 150 प्लस, अन्ना जी जमीनी माहौल इतना ज्यादा खराब है और इसीलिए 20 लोग कांग्रेस के लोगों को टिकट देना पड़ा। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। इस तरह की नाइंसाफी हो रही है, क्या विरोध है? और 150, 160, 180 का दम कहाँ रह जाएगा? ये कह रहे हैं कि 5 साल मेहनत कराते हैं। जनाब, आपके यहाँ तो जिंदगी भर मेहनत करने के बाद गुलाम नबी आजाद साहब, कैप्टन अमरिंदर साहब, पूरा जीवन गुजारने के बाद उनके साथ क्या होता है वो दिखाई पड़ता है। और ये जमीनी आधार की जो बात कर रहे हैं ना, जमीन पे इतना सा भी आधार दिख रहा होता ना तो निराधार होकर राहुल गांधी इधर उधर यात्रा जोड़ते हुए नहीं चल रहे होते। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, कूद पड़े होते यहाँ, जैसे पिछली बार था। पिछली बार लग रहा था ना तो तुरंत घूम रहे थे। और खास तौर से वो फिल्में जो हकीकत का आईना होती हैं बहुत बननी चाहिए। कि ऐसा क्यों होता है कि भाजपा के शासन में आते ही हिंदू खतरे में हो जाते हैं? भाई, आजादी के बाद 43 साल तक जब तक कांग्रेस केंद्र सरकार में थी, कश्मीरी पंडितों का बाल भी बाका नहीं हुआ। मैं फैक्ट बता देता हूं, शायद रागिनी जी भूल गई कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के जज नीलकंठ गंजू जी की हत्या कब हुई? नवंबर 1989। किसकी सरकार थी? राजीव गांधी। ये इको कर रहा है, जरा ठीक करवा दीजिए। और हत्या होने के बाद उनका शरीर 4 घंटे तक पड़ा रहा, कोई उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता। मूवी में रीकालाल टप्पू की हत्या कब हुई? 88-89। जगमोहन जी आपकी सरकार के बनाए हुए गवर्नर थे, उनकी राजीव गांधी को लिखी हुई चिट्ठी 1988 में है कि मैं इतनी बार कोशिश कर रहा हूं, आपके लोग उसको समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। और मैं याद दिला देना चाहता हूं, लोगों को याद नहीं होगा, मुझे बचपन की बात याद है, जब 83 का वर्ल्ड कप जीतने के बाद वेस्टइंडीज की टीम भारत आई थी तो एक वनडे मैच श्रीनगर में भी हुआ था। 83 में किसकी सरकार थी? और वहां भारत और वेस्टइंडीज के मैच में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे, भारत विरोधी, और इतना बवाल हुआ कि मैच बीच में रोक देना पड़ा था। फिर बकवास की बात आ गई कि जो व्यक्ति अच्छी हाईली एजुकेटेड अच्छी नौकरी में है वो बेरोजगारी की वजह से अनुवाद कर रहा है। इसी ढंग की एब्सर्ड बातों की वजह से समस्या का इलाज नहीं हो पाता है। अब देखिए, इन्होंने एक बात कही है, बताइए, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह। अरे, व्यक्ति बड़ा या देश बड़ा? वो तो भटके हुए नौजवान है। जंग चलेगी कश्मीर की आजादी तक नहीं, भारत की बर्बादी तक, वो तो भटके हुए नौजवान है। और सुप्रिया जी, आपकी आंख में पूरी खोल देता हूं, ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई भारत में हो रही ना, ये बर्मा में क्या हो रहा है? बौद्धों से लड़ाई, चाइना के सिकांग प्रोविंस में कम्युनिस्टों से लड़ाई, चेचेनिया में रूसियों से लड़ाई, थाईलैंड में बौद्धों से लड़ाई, अफगानिस्तान में, सीरिया में आपस में लड़ाई, सोमालिया इथियोपिया में अफ्रीकियों से लड़ाई, दुनिया को छोड़ दीजिए, लंदन, मैड्रिड, ब्रिस्बेन, यूरोप में क्रिश्चियनों से लड़ाई, गाजा स्ट्रिप में यहूदियों से लड़ाई, 9/11 में जाके, अरे साहब ये बड़ी बीमारी है, इसको इतना छोटा करने की जो कोशिश कर रहे हैं ना, तिनके की ओर में पहाड़ छुपाने की कोशिश मत करिए। बड़ी बीमारी का इलाज करने के लिए उन लोगों को समझाइए, फिर आप बीच में डिस्टर्ब करने लगी। मैंने जरा सा आप खोलिए आपकी, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूं भाई, एक ही लाइन में कह दूं, इतनी बड़ी वैश्विक समस्या को क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थ के लिए
इतना छोटा करके दिखाने का प्रयास करना, यह दुनिया भर में कहीं भी दूसरी पार्टी हो, पहली पार्टी मुस्लिम ही क्यों होते हैं, यह मुस्लिम समाज को विचार करना चाहिए। ये बात जानते कितनी गंभीर है। भारत दुनिया का एकमात्र सेकुलर राष्ट्र है जहां धार्मिक अल्पसंख्यक होता है। धार्मिक अल्पसंख्यक सिर्फ मजहबी राष्ट्र में होता है, सेकुलर में नहीं होता है। और यह बहस हम नहीं शुरू कर रहे हैं। अभी शोएब जमाई साहब कोट कर रहे थे ना, जाके पढ़ तो लीजिए पूरी डिबेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इस वर्ड की, इस बहस की शुरुआत की केटी शाह ने, उसके बाद उसके ऊपर बोले लोकनाथ मिश्रा, उसके बाद बोले एच.सी. मुखर्जी, उसके बाद बोले पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर अंबेडकर का जानते क्या कहना था? सेकुलर और माइनॉरिटी एक साथ नहीं हो सकता। इसलिए चूंकि नेहरू जी का बहुत आग्रह था कि माइनॉरिटी रखना है, माइनॉरिटी रखना, तो उनका इसलिए सेकुलर नहीं होगा। जिस दिन सन 76 में सेकुलर हुआ था, माइनॉरिटी खत्म कर देना चाहिए था। बड़ी लॉजिकल सी बात थी। अब मगर अब अंतर क्या रहता है? जी जी जी, जो कहते हैं माइनॉरिटी को ये चाहिए वो चाहिए, माइनॉरिटी मतलब होता है 0.1% की माइनॉरिटी, 0.5% की माइनॉरिटी। अब मैं पूछता हूं, इस देश का सबसे बड़ा पहला उद्योगपति कौन? जे.आर.डी. टाटा, माइनॉरिटी। इस देश का सबसे पहला एटॉमिक साइंटिस्ट कौन? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, माइनॉरिटी। इस देश का पहला फील्ड मार्शल कौन? सैम मानेकशॉ, माइनॉरिटी। अब ये बताइए, ये तो इतना आगे बढ़ते चले जाएंगे, किसी को कोई ये कितनी माइनॉरिटी है? 0.1% की माइनॉरिटी है। इसे कहते हैं माइनॉरिटी। और जो माइनॉरिटी में प्रचंड मेजॉरिटी है, वो किसके साथ जोड़ेगी? मैं नहीं कह रहा हूं सब वही है। संसद पे हमला करने वाले के साथ जोड़ेगी, जम्मू कश्मीर में हमला करने वाले के साथ जोड़ेगी, सेना के ऊपर हमला करने वाले के बाद जोड़ेगी, और जब उन पे कार्रवाई होगी एंटी टेररिस्ट लॉ में, कहेंगे साहब हमारे साथ वो हो रहा है। इस डिबेट में आचार्य और संजय सिंह को साथ में धो दिया। अगर कहीं कोई उसमें अराजक तत्व किसी मामले में शामिल है, आपको कार्रवाई करनी चाहिए। आप सवाल हमसे करते हैं। याद करिए, आपके मुख्यमंत्री जी आकर कहते थे जब सेकेंड वेव चल रही थी मान्यवर, कि 1100 टन ऑक्सीजन आपको चाहिए, 1100 टन चाहिए, और उत्तर प्रदेश को 1400-1500 टन चाहिए था, जबकि उत्तर प्रदेश कम से कम दिल्ली से 15 गुना बड़ा राज्य होगा। अब कौन सही बोल रहा था और क्या आवश्यकता है और क्या तुलना है, वो अपने आप में अलग है, वो विषय को छोड़ दिया जाए। दूसरी बात जो आपने कही, भाई जो दिल्ली में नारे लगे थे ना, भारत तेरे टुकड़े होंगे, उन नौजवानों पे तो ये सच है पुलिस हमारी है दिल्ली में, मगर प्रोसिक्यूशन आपका है, परमिशन मिली ही नहीं। और वो नौजवान जो टुकड़े टुकड़े वाले थे, वो अपनी नाव डुबोने के बाद, अपने जहाज को डुबोने के बाद आचार्य प्रमोद कृष्णन जी की पार्टी के जहाज पर खड़े हो गए, वहां जाकर उसको डुबोने के लिए तैयार हो गए, दूसरी डूबती नौका के ऊपर। मगर केजरीवाल जी की सरकार से उनको परमिशन नहीं मिली थी हम लोगों को, इसलिए उन पर कार्रवाई नहीं हो पाई। मुझे विषय तो छोड़िए जी, आज जो हम एक वाक्य और कह दूं, देखिए रामचरितमानस और रामायण में एक और कहानी है। देखिए, जब रावण सीता हरण के लिए आया था तो राक्षसी वेश में नहीं आया था, वो साधु का वेश बनाकर आया था। तो कहना क्या चाह रहे हैं? कौन किस वेश में दिख रहा है उससे निर्णय नहीं होता है। तो इसलिए कौन धर्म के साथ है, कौन अधर्म के साथ है, कौन सत्य के साथ है, कौन असत्य के साथ है, यह उसके बाह्य आचरण से नहीं दिखता, उसके अंतःकरण से दिखता है। सुधांशु जी ने बहुत ही एक अजीब सी टिप्पणी कर दी कि भगवान राम पर बात करते करते रावण पे आ गए, और उन्होंने ये कहा कि रावण भी साधु का वेश धर के आया था। तो भाई योगी जी भी साधु हैं। जो इन्होंने बात कही, भगवान राम किसी की सदस्यता नहीं लेते, राम की शरणागति में जाना पड़ता है। और आचार्य जी ने जो 2 नावों पे सवारी की बात कही मान्यवर, कुछ नहीं करिए, एक बार सोनिया गांधी जी से सार्वजनिक रूप से जाकर प्रायश्चित करवा दीजिए कि हलफनामा दे के हमने पाप किया था कि भगवान राम नहीं थे। गाड़ी और मंदिर में लोग छेड़खानी करने जाते हैं, राहुल गांधी जी ने यह कहा था, उसका प्रायश्चित करवा लीजिए। और केजरीवाल जी के लिए भी मैं कहना चाहता हूं, भेष बदला हुआ मैंने क्यों कहा, दिल्ली सरकार में इमामों को 10,000 से बढ़ाकर तनख्वाह 18,000 रुपया महीना, और हिंदू पुजारियों के लिए इनके विधायक अमानतुल्लाह खां पे एफआईआर है कि डासना के मंदिर के पुजारी को धमकी। अब आप समझ लीजिए, इमामों को तनख्वाह पे तनख्वाह और पुजारियों को धमकी। ये रहा आपके लिए एक बोनस क्लिप, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आज से केवल 30-40 साल पहले कौन किसका बाप है ये यकीनी मामला होता था। आज डीएनए टेस्ट के द्वारा चंद दिनों में प्रूव हो सकता कौन किसका बाप है। उसी ढंग से आप ह्यूमन जीनोम की मैपिंग भी कंप्लीट हो चुकी है,
और मुगलों की डिसेंडेंसी जो बाबर से थी, उसकी मां मंगोल और बाप उज्बेक था। मैं चुनौती के साथ कहता हूं, पूरा डीएनए टेस्ट की जीनोम की मैपिंग करा दीजिए, भारत के किसी मुसलमान का मंगोलियन या उज्बेक डीएनए से कोई कनेक्शन नहीं निकलने वाला। तो पहली बात, वो बाप नहीं थे, बाप सबके एक थे। फिर भी आप अगर उनको बाप मानने को तैयार हैं, तो मैं कहना चाहूंगा, संसद भवन किसने बनवाया? अंग्रेजों ने। तो ईसाई तो नहीं कहता मेरे बाप ने बनवाया, क्योंकि वो उसको बाप नहीं मानता। इंडिया गेट किसने बनवाया? गेटवे ऑफ इंडिया ने, अंग्रेजों ने। तो भारत का क्रिश्चियन तो नहीं कहता मेरे बाप ने बनवाया। ये मुसलमान कहां से मानने लगे कि चार मीनार मेरे बाप ने बनवाया, और ताजमहल मेरे बाप ने बनवाया, और ये क्या कहते हैं, आगरे का लाल किला मेरे बाप ने बनवाया। चल भैया, अगर एक बार मान ले कि बाप ने बनवाया, तो अंग्रेजों ने जो बनवाया उनके यहां तो प्रूफ मौजूद है, ऐसी ऐसी बिल्डिंगें हैं, उनकी किताबें मौजूद है, उनके इंजीनियर मौजूद है। ये तथाकथित बाप जिन इलाकों से आए थे वहां ऐसी इमारतें हैं क्या? कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि ऐसी किताबें थी, ऐसे आर्किटेक्चर एक्सीलेंस थी, कोई इंजीनियर थे? कुछ नहीं था, बनाया यहां पे। ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो बनाई कुतुब मीनार, वह चुनौती से कहता हूं, बताइए वहां है कोई ऐसी मीनार? बताओ। जैसे हाई राइज बिल्डिंग अमेरिका बनाता है, तो वहां पे है भी सबसे ज्यादा हाई राइज बिल्डिंग, वहां की बुक्स भी अवेलेबल है, बड़े बड़े आर्किटेक्ट भी अवेलेबल है। ये कुतुबुद्दीन जहां से आया, बगल में 2.5 दिन का झोपड़ा बना, क्या वो है और उसकी और कुतुब मीनार की बराबरी है? तो वो भी एक बात है। फिर मैं लास्ट में कहना चाहता हूं, ये मुगल के ऊपर आ क्यों जाते हैं? ये क्यों ये फीलिंग है कि हम वो थे? अरे भैया, मोहम्मद अली जिन्ना के दादा का बाप हिंदू था, और तो और जो डॉटर ऑफ ईस्ट किताब लिखी है बेनजीर भुट्टो ने, उन्होंने लिखा कि वो पहले राठौर थे राजस्थान के। तो बाप दादे पे जाने में तो बेहतर है, ज्यादा बेहतर यूनिटी आएगी। मगर अकबरुद्दीन ओवैसी जैसे लोगों को ये समझ में नहीं आता है, वो सिर्फ लड़ाने के लिए करते। और एक बात और फैक्ट कह देना चाहता हूं, सुधांशु, जैसे भारत के सारे ब्रिटिश राय ब्रिटिश क्राउन के नाम पर राज करते थे, अलाउद्दीन खिलजी के बाद हर मुगल बादशाह ने बगदाद के खलीफा के नाम का खुतबा पढ़ा है, इंक्लूडिंग अकबर। तो वो ये मानते थे कि वो एक विदेशी हुकूमत है जिसका भारत से कोई लेना देना नहीं है। दे वर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द खलीफा ऑफ बगदाद। मजा आया। ये वाली बात सही करी कि ऐसे कहते मेरे बाप दादा ने बनवाया था। हाँ। कि ऐसे तो फिर हम तो काफी सारी चीजें फिर तो अंग्रेजों को भी कहने लग जाओ बाप थे। हर एक बंदा उस तरीके से फिर कहने लग जाए, वो वाली बात नहीं है। और क्योंकि देखा जाए तो कितनी सारी चीजें तो ब्रिटिशर्स बनवा के गए हैं यहाँ पे। और वो कश्मीर फाइल्स में भी हमने देखा था ना, जज वाला जो तो ये वाली देखो क्या बोलते हैं, तब कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम पे, है ना, जब बताया उन्होंने वो। तो वही वाली बात है कि अगर हम एक उंगली उठाते हैं इस पे तो दूसरा भी उठाएगा, वो चीज तो चलती रहेगी। लेकिन हमें एंड ऑफ द डे लोगों का भला होना चाहिए, देश का भला होना चाहिए। एक दूसरे को जो जवाब है ना, कसम से। और प्लस जो पूरी तथ्यों के साथ, एक एक फैक्ट के साथ, जैसे उन्होंने उस टाइम को बताया ना कि एक वनडे मैच तब भी खेला गया था, और जिस तरीके से बताया कि पुलिस हमारी, लेकिन इनसे परमिशन लेनी थी, लेकिन उन्होंने केजरीवाल की सरकार में परमिशन उस तरीके से दी। वो तो मुझे बहुत ही वो लगा था, मतलब कि शॉकिंग, जो जेएनयू में हुआ था। उसमें दीपिका पादुकोण भी गई हुई थी उस टाइम पे, तो बहुत बवाल कटा था उस चीज का। तभी तो बहुत सारी बॉयकॉट, बहुत सारी चीजें शुरू हुई थी। मेरे को लगता है एक्टर्स को ना अपने वहीं तक ही रहना चाहिए, उनको ना इसमें नहीं पढ़ना चाहिए। उनको ये पता है बहुत जल्दी वो पढ़ा था बॉयकॉट। अभी मैंने एक चीज देखी, बहुत सारी एक्ट्रेस हैं जिनकी पता नहीं कोई मूवी है, इवन कोई सीरीज, कोई सीरियल भी, ऋचा चड्ढा ने भी तो करा था, पता नहीं कब से नहीं आ रही है कुछ भी। लेकिन इन चीजों में उनको पता है कि वो थोड़ा सा वो मसाला वो ट्रेंड में आ जाएंगे ना वो। लेकिन आज के टाइम पे ना सही ट्रेंड नहीं मिलेगा, गलत ही मिलता है। बल्कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना मत भूलना। सुधांशु त्रिवेदी सर ओपन तक कमेंट होता है। बाय बाय, टेक केयर।